लेकिन आज से और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मल्टी बैगर शेयर ढूंढ पाओगे। इवन ढूंढना तो छोड़ो, आप उसमें ढूंढकर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं आज आपके लिए एडवांस लेवल का फ्रेमवर्क बनाया हूं जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और मुझे उससे रिजल्ट मिला है। हम में से हर कोई मल्टी बैगर शेयर ढूंढकर उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मल्टी बैगर शेयर कैसे ढूंढते हैं ये हमें नहीं पता, ना हमें कोई बताता है। मैक्सिमम लोग हमसे ये कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करो, मैनेजमेंट एनालिसिस करो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके या मैनेजमेंट एनालिसिस करके आज तक कोई मल्टी बैगर शेयर मिला है? या मल्टी बैगर शेयर आप छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को अप्लाई करके कैसे मल्टी बैगर शेयर ढूंढते हैं, वो आपको क्या समझ में आता है? मुझे पता है इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके या मैनेजमेंट एनालिसिस करके मल्टी बैगर शेयर ढूंढा ही नहीं जा सकता। हमें शेयर मल्टी बैगर ढूंढना है, ना कि उसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में स्ट्रैटेजीज, रूल और क्या क्या चीज़ें बताई जाती है दुनिया भर की सीख लेते हैं, लेकिन उसे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये हमें कोई नहीं बताता। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता उसे कैसे अप्लाई करते हैं, और जिन्हें पता है वो हमें बताना नहीं चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं श्योर हूं कि आप भी मल्टी बैगर शेयर ढूंढने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मेरी तरह, जैसे एक टाइम पे मैं भी किया करता था। मुझे नहीं समझ में आता रहा किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो शेयर मिल गया, मुझे ये कंफर्म नहीं होता रहा कि अच्छा ये शेयर अच्छा है, मल्टी बैगर है या फिर नहीं है। शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन अच्छे शेयर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मल्टी बैगर शेयर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें ना कोई बताता है, ना हमें पता होता है। जिस वजह से हम शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर हम कभी गलती से इन्वेस्ट कर भी देते हैं तो हमें डर लगा रहता है। हम शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते ही इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं शेयर में पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया और शेयर खरीदते ही शेयर का प्राइस नीचे न गिर जाए। और आपके इसी डर का फायदा ये सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर उठाते हैं। आपको गलत सही एडवाइस देते हैं, बाय सेल शेयर करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। कभी आपको फायदा हो जाता है तो वो दिन याद दिलाकर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको ये शेयर को बेच देना चाहिए या फिर खरीद लेना चाहिए, जिससे वो लगातार कमीशन कमाते रहें, भले आपको फायदा हो या फिर ना हो। लेकिन आज से और इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी भी सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मल्टी बैगर शेयर ढूंढ पाओगे। इवन ढूंढना तो छोड़ो, आप उसमें ढूंढकर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाओगे। मैं आज आपके लिए एडवांस लेवल का फ्रेमवर्क बनाया हूं जिसे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं और मुझे उससे रिजल्ट मिला है। मैं भी आपकी तरह जीरो पे था, मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग जीरो से स्टार्ट की है। बिल्कुल मैं भी आपकी तरह एकदम एग्जैक्टली सोचता रहा कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, कैसे मल्टी बैगर शेयर ढूंढें, कैसे उसमें इन्वेस्ट करें, कहीं इन्वेस्ट करते लॉस ना हो जाए, कहीं मैंने शेयर खरीदा और शेयर का प्राइस गिर गया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें लगी रहती रही। लेकिन सच तो ये है कि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, और मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग 810 रुपये से स्टार्ट की थी। मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की, मेरे भी काफ़ी पैसे लॉस हुए हैं, और सारी गलतियों से सीखने के बाद मैंने एडवांस लेवल का फ्रेमवर्क बनाया। फिर मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपनी गलती और अपने एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करूं। वैसे भी इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को अवेयर करूं, वो भी एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे मल्टी बैगर शेयर ढूंढते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं और फिर कैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत कुछ सारे प्रोफेशनल लेवल की स्ट्रेटेजीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा जिससे आप एक्चुअल में उसे अप्लाई कर पाओगे। ये फ्रेमवर्क मैंने खुद बनाया है और इस फ्रेमवर्क को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, प्रैक्टिकली यूज करता हूं, और मुझे इससे रिजल्ट मिला है। मैं इस चैनल पे ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करता जिसे मैं प्रैक्टिकली अप्लाई कभी ना किया रहूं, मैं उस बात पे कंफर्म ना रहूं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा या रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाय, दिस इज प्रभु। मैं इस चैनल पे वैल्यू इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं जो आपकी हेल्प करेगा, जिससे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वैल्यू इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। कभी भी मल्टी बैगर कंपनी के स्टॉक ढूंढने की शुरुआत में हमेशा खुद से एक सवाल पूछ के करता हूं। वो ये है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिस बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूं या मैं बहुत जानने में इंटरेस्टेड रहता हूं। इंडस्ट्री का मतलब सेम टाइप की कंपनी जो एक जैसा काम करती हो, जैसे टाटा, मारुति, टोयोटा, ये सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब ढूंढता हूं, और इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही सिंपल है। आप खुद से पूछो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिस बारे में आप जानने में काफ़ी एक्साइटेड रहते हो, उससे रिलेटेड न्यूज़, आर्टिकल्स, ब्लॉग आपको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, आपको जानना उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा लगता है। इंडस्ट्री फेवरेट होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे ही मुझे इसका जवाब मिल जाता है, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है मल्टी बैगर शेयर ढूंढने का। मैं पर्सनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ।
इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेने के बाद मैक्सिमम लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैं कंपनी कैसे ढूंढूं, क्योंकि एक इंडस्ट्री में तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं और हर कंपनी को एनालाइज करना, फिर ये डिसीजन लेना कि हम उसमें इन्वेस्ट करें या फिर इन्वेस्ट ना करें, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके भी मन में ये सवाल आता है तो ये स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी इंडस्ट्री सेलेक्ट करता हूं, मैं उस इंडस्ट्री का टॉप 10 कंपनी ढूंढता हूं और मैं फिर डिसाइड करता हूं कि मुझे उस टॉप 10 इंडस्ट्री में से कौन सी कंपनी पसंद है। अगर फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं अपने आसपास देखता हूं ऐसा कौन सा इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूं या फिर मैं किसी को जानता हूं उस कंपनी के प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के पास रॉयल एनफील्ड है, पर्सनली मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने उसे चलाया और बातचीत में दोस्तों से ये पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड काफ़ी अच्छी बाइक है। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस ईजिली हो जाता है, पार्ट्स ईजिली मिल जाते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल बाइक है। रॉयल एनफील्ड जिसे आयशर मोटर हैंडल करता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टॉप 2nd रैंकिंग का कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं इस कंपनी को प्रीफर कर रहा हूँ। प्रीफर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जाके आप इन्वेस्ट ही कर दो। प्रीफर करने का मतलब ये है कि मुझे कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं उस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हूं, उस इंडस्ट्री के बारे में और जानने में इंटरेस्टेड हूं और मैं फर्दर रिसर्च के लिए उस कंपनी को प्रेफर कर रहा हूं। यहां पे मैं एक स्टेप और आगे बढ़ चुका हूं मल्टी बैगर शेयर ढूंढने को लेकर। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद मैं कुछ बातों का ध्यान रखता हूं जो मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए। मोस्टली हम लोगों के साथ होता क्या है कि हम किसी भी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ब्रोकर के कहने पे या फाइनेंशियल एडवाइजर के कहने पे, ये सोचकर कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, शेयर मल्टी बैगर साबित होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप होंडा सिटी से रोल्स रॉयल जैसा कंफर्ट, बेंटली जैसी ड्यूरेबिलिटी और लैम्बोर्गिनी जैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये बात हमें पता है जब हम कार खरीदने जाते हैं, लेकिन जब हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी डिफरेंट परसेंटेज का रिटर्न देती है, हर कंपनी का ग्रोथ डिफरेंट होता है। ये इतनी सिंपल सी बात है लेकिन हमें कोई बताता नहीं है। एक्चुअल में इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। अगर आप कुछ टॉपिक को समझ ले तो जिस पर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूं, भले आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप किसी भी कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर पाओगे। मोस्टली कंपनी इन्हीं 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आता है, कभी कभी एक से ज्यादा कैटेगरी में भी आ जाता है तो कोई इशू की बात नहीं है। ये और भी अच्छी बात है कि हम कंपनी को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। वो 4 कैटेगरी है स्लो ग्रोवर, मिड ग्रोवर, फास्ट ग्रोवर और साइक्लिक। स्लो ग्रोवर में वो कंपनी आती है जो कंपनी का ग्रोथ कंट्री के ग्रोथ पे या इकोनॉमी के ग्रोथ पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, कंपनी भी उसी के आसपास ग्रो करेगी। स्लो ग्रोवर में पावर कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनी आती हैं। आप देख सकते हो कि कंट्री का ग्रोथ 4.2% है। REC लिमिटेड जो कि पावर कंपनी है उसका भी ग्रोथ उसी के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ उसी के आसपास है। स्लो ग्रोवर कंपनी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है और मेरे हिसाब से आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना ही चाहिए। मैक्सिमम स्लो ग्रोवर कंपनियां हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी होती हैं। हर साल अपने प्रॉफिट का 5 से 8% हिस्सा शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में जरूर पे करती हैं, जिससे शेयर होल्डर का एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाता है। डिविडेंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे हिसाब से हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पता ही होना चाहिए। डिविडेंड ने लोगों की जिंदगी बदल दी। वॉरेन बफेट को सिर्फ और सिर्फ कोको कोला से हर साल 48,000 करोड़ का डिविडेंड मिलता है, जो कि तकरीबन $640 मिलियन होता है। जिस वजह से मैं डिविडेंड पे जल्दी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, आप उस वीडियो को जरूर से देखना। अगला इस कैटेगरी में आता है मिड ग्रोवर। मिड ग्रोवर में बेसिकली बड़ी कंपनियां आती हैं जैसे HUL, रिलायंस, ITC। ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां कोई माउंटेन क्लाइंबर नहीं होती, लेकिन हमें काफ़ी स्टेबल रिटर्न देती हैं। 15 से 20% का रिटर्न इन कंपनियों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इंडेक्स के आसपास का रिटर्न हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 2018 और 19 का ग्राफ इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन के बाद से 2020 में मार्केट काफी बुल पर गया है, जिस वजह से कुछ कंपनियों ने 50 से 60% का रिटर्न दिया है, रिलायंस जैसी कंपनियों ने, जो कि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कैटेगरी का तीसरा ग्रुप है फास्ट ग्रोवर। फास्ट ग्रोवर में बेसिकली वो कंपनी आती हैं जो फास्टली ग्रो करती हैं, डजंट मैटर वो किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। जैसे अडानी ग्रीन अपने शेयर पे एक साल में 428% का रिटर्न दिया है और प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है तकरीबन, जो कि अडानी ग्रीन एक पावर कंपनी है। अब मैक्सिमम लोगों का सवाल ये आता है कि हम अडानी ग्रीन्स को किस में कंसीडर करें, फास्ट ग्रोवर में कंसीडर करें या स्लो ग्रोवर में कंसीडर करें। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है, अब अडानी ग्रीन को उसके ग्रोथ के हिसाब से डिसाइड करो कि वो फास्ट ग्रोवर में या स्लो ग्रोवर में। लेकिन यहाँ पे ट्रिक किया जाता है कि आपको कंपनी का ग्रोथ प्रिडिक्ट करना होगा कि कब वो स्टेबल हो चुका है, क्योंकि जब कंपनी का ग्रोथ स्टेबल हो गया है तो आपको स्टॉक को बेच के उसमें से निकलना होगा। अगर आप सही टाइम पे कंपनी का ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि कब कंपनी का ग्रोथ स्टेबल हो गया है, तो आपके लिए वो फास्ट ग्रोवर कंपनी लॉस ग्रोवर कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने सही टाइम पे कंपनी का ग्रोथ प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और उन्हें अपना शेयर लॉस में बेचना पड़ा। कोई भी शेयर खरीदने और बेचने का राइट टाइम क्या होता है, मैं उस पर जल्दी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। उस वीडियो में मैं आपको वो
सारी गलती करने से बचाऊंगा जो तकरीबन हर नए इन्वेस्टर करते हैं। मैंने भी किया था और हर कोई करता है। ये ग्रुप का कंपनी मानो हर किसी का फेवरेट है। जब भी हम पहली बार अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो मैक्सिमम हम ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। हमें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अगर हम गलत टाइम पे शेयर में इन्वेस्ट कर दे तो हमें लॉस भी हो जाता है। वो है साइक्लिक इंडस्ट्री। साइक्लिक इंडस्ट्री का प्रॉफिट और सेल्स दोनों फ्लक्चुएट करता रहता है टाइमली। जब कार और बाइक की डिमांड बढ़ती है तो शेयर प्राइस पे हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। शेयर प्राइस हमें बढ़ा हुआ मिलता है, और जब घटती है तो हमें शेयर प्राइस घटा हुआ मिलता है, क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट घट जाता है। जैसे ही एनुअल रिपोर्ट या क्वार्टरली रिपोर्ट आता है, तुरंत उसका इंपैक्ट हमें शेयर पे देखने को मिलता है, जिस वजह से साइक्लिक इंडस्ट्री काफी फ्लक्चुएटेड इंडस्ट्री हो जाती है। हमने कौन सी कंपनी सेलेक्ट किया था? आयशर मोटर, रॉयल एनफील्ड। ये किस कैटेगरी में आता है उसे हम जानने के लिए हम कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इंडेक्स चेक करेंगे। ये सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आयशर मोटर जो है वो साइक्लिक इंडस्ट्री है और मिड ग्रोवर है, क्योंकि इंडेक्स में आता है। याद होगा आपको, मैंने बोला था कि कोई भी कंपनी एक से ज्यादा कैटेगरी में भी आ सकता है, और ये उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आयशर मोटर। इस कंपनी का ग्रोथ भी एवरेज ही है। पर्सनली मुझे लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं। मैं ऐसे बिजनेस में वही पैसा इन्वेस्ट करूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं हो आने वाले कुछ सालों में, या जिसके होने ना होने से मुझे उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे मुझे फरारी 488 स्पाइडर लेना है तो मैं उसे 10 साल बाद भी ले सकता हूं, या मैं उसे 12 साल बाद भी ले सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेट हो जाए तो। आयशर मोटर एक एग्जाम्पल है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मैं रिस्क नहीं ले सकता, या फिर आप भी इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, आप इसी पॉइंट पे उस कंपनी को छोड़ दो और आप फिर से पूरा स्टेप फॉलो करना शुरू कर दो स्टेप 1 से, जैसा मैंने आपको बताया है। स्टेप वाइज आप अच्छे से फॉलो करो और डेफिनेटली आपको मल्टी बैगर शेयर मिल जाएगा। आपको किसी भी टाइप के फाइनेंशियल एडवाइजर या एक ब्रोकर की जरूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में किस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि किस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अवॉइड वाले वीडियो को जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब मैं रिस्क लेके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहता हूं तो मैं कंपनी में झाका ताकी करता हूं। एक्चुअल में मैं देखता हूं कि आखिर भाई कंपनी में चल क्या रहा है, जिसमें से मैं मेनली 3 चीजों पे ध्यान देता हूं। पहला मैं चेक करता हूं क्या कंपनी का बिजनेस इतना सिंपल है जिससे कोई भी गधा, बेवकूफ, बेवड़ा चला सकता है, और क्या मैं कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन समझ पा रहा हूं। क्या मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है, कंपनी का फ्यूचर गोल्स क्या है और कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, और मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर। अगर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता जिस बिजनेस का ऑपरेशन और फ्यूचर गोल हमें समझ में ना आता हो। ऐसा वॉरेन बफेट का कहना है। आयशर मोटर काफी कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट को लेकर मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में मैनेजमेंट की कमी है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट काफी ऑनेस्ट है, और ये सारी चीजें हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं। दूसरा, क्या कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो लाइफ लॉन्ग चले, कस्टमर उसकी बार बार डिमांड करता हो? अगर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कंपनी कभी भी फेल नहीं होगी। नीचे आप कमेंट करके मुझे बताना कि आयशर मोटर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी डिमांड कस्टमर बार बार करता है। तीसरा, क्या कंपनी स्टेबल तरीके से ग्रो कर रही है बिना कंपटीशन के या फिर बहुत ही कम कंपटीशन के? अगर हाँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे आयशर मोटर के केस में कस्टमर बुलेट की डिमांड करता है और रॉयल एनफील्ड को प्रीफर करता है, लेकिन ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटिव एडवांटेज नहीं है, क्योंकि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदलता रहता है। जैसे एक टाइम पे बुलेट को कोई नहीं पूछता था। किसी भी बिजनेस का मोट जिसे हम कंपटीटिव एडवांटेज बोलते हैं उसे पता करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग मोट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग कंपटीटिव एडवांटेज होगा, उतना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। और उसे कैसे पता करते हैं उस पर मैं डिटेल में जल्दी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जब मुझे सब कुछ ठीक लगता है तो फिर मैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, और मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। कोई बहुत अलग चीज मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप एडवांस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो चाहते हो तो मैं एडवांस लेवल का फंडामेंटल एनालिसिस पे वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस में लास्ट में करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अट्रैक्टिव फंडामेंटल एनालिसिस से हम गलत बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। फाइनली मैं कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज खुद यूज करके देखता हूं, जिसे मैं कभी पहले यूज ना किया हूं, उसका मैं रियल एक्सपीरियंस लेके देखता हूं, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज मैं किसी और को कैसे बेच सकता हूं जिसे मैं खुद यूज करना पसंद नहीं करूंगा एज अ कंपनी ओनर। जैसे मैं इस चैनल पे कोई भी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, रूल या फ्रेमवर्क पहले खुद पर्सनली अप्लाई करता हूं। जब मुझे रिजल्ट मिलता है तो फिर जाके मैं आपको बताता हूं, वरना मैं आपको नहीं बताता। फाइनली मैंने मल्टी बैगर शेयर ढूंढ लिया जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। अगर शेयर सही प्राइस पे मिले और कंपनी का फंडामेंटल्स बिल्कुल सही रहे तो डेफिनेटली मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। और भी बहुत से फैक्टर्स है जो मैं इस वीडियो में कंसीडर नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, जिस पर मैं जल्दी अलग से वीडियो बनाऊंगा।
मैंने आपको जो भी फ्रेमवर्क बताया वो आपकी हेल्प करेगा भीड़ में से एक अच्छा शेयर ढूंढ निकालने में, कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजन बिजनेस और फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, साइंस नहीं, जो थंब रूल पे बेस्ड हो, बस आप चेक मार्क करते जाओ और आपको एक अच्छा शेयर मिल जाए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं आपको एक्सेल शीट दे दूंगा, फ्रेमवर्क दे दूंगा या कोई रूल या स्ट्रेटेजी दे दूंगा, बस आप चेक मार्क करके एक अच्छा शेयर ढूंढ निकालोगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कंपनी के साथ हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर से बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नए वैल्यू इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस लेसन के साथ।